हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रैशनल रैपो। तो आज का ये जो लेक्चर होने वाला है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो हर इकोनॉमिक्स की जो स्टार्टिंग की 11th 12th या हायर सेकेंडरी इकोनॉमिक्स बुक रहती है उनका ये फर्स्ट चैप्टर होता है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या होती है, क्यों होती है, तो फिर आप आगे के कॉन्सेप्ट समझ तो जाओगे बट उसकी बेसिक क्लियर नहीं रहेगी, राइट। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये इवॉल्व हुआ। देखिए, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। जिस तरीके से देखिए, साइंसेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंसेस। नेचुरल साइंस तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये हो जाता है जिसको प्योर साइंस कहते हैं। लेकिन जो सोशल साइंसेस है वो सोसाइटी की साइकोलॉजी और उनके बिहेवियर को पढ़ते। तो जो साइंस जो सोसाइटी के बिहेवियर को स्टडी करे उसे सोशल साइंस कहते हैं। और इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है ये व्यू पॉइंट में कि लोग रैशनली एज अ कंज्यूमर बिहेवियर, एज अ प्रोड्यूसर बिहेवियर कैसे बिहेव करते हैं, ग्राहक कैसा बिहेव करता है, एक प्रोड्यूसर कैसा बिहेव करता है, वर्कर्स कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें और इन सारी चीज़ों के जो मनी के आसपास वाली चीज़ें, हमारी सोच क्या है पैसों को लेकर, मनी फ्लो, सेविंग को लेकर हम क्या सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें यानी इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो लोगों के बिहेवियर को समझता है इकोनॉमिकली। ठीक है, जो टॉपिक्स होते हैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड उस बिहेवियर को समझने को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो आया है ओइकोनोमिया से। ठीक है, और ओइकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड क्या होता है। तो ये है रेयर मोटा मोटा कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। अभी देखिए, इकोनॉमिक्स आप अगर पढ़ रहे हो तो दो लोगों के नाम आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दो लोगों के नाम है, पहला है एडम स्मिथ। ये एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, 17th सेंचुरी के, और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इस बुक में इन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक्स रिलेटेड थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है, तो ये इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। और दूसरे है अल्फ्रेड मार्शल, ये एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी 1890 में विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। सो अब मैंने ये दो नाम क्यों लिखे, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है और अल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, आप बोलोगे मैक्रो क्या है, तो देखिए चलिए इजी कर देते हैं। इकोनॉमिक्स को विभाजित किया गया है दो हिस्सों में, इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसे डिवाइड किसने किया था, 1933 में एक इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिस्क ने 1933 में इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो आया है मिक्रोज से, जिसका मतलब होता है ग्रीक में छोटा यानी स्मॉल, आपको पता चलेगा आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो। और मैक्रो भी आता है मैक्रो से, जिसका मतलब इसका अपोजिट होता है। अगर माइक्रो मिक्रोस छोटा होता है इसका मतलब, तो मैक्रो का मतलब होता है जो ग्रीक वर्ड से आया है मैक्रोस, विच मीन्स जिसका मतलब होता है काफ़ी बड़ा, या हम किसी एक बड़ी चीज़ को पढ़ रहे हैं। सो माइक्रो और मैक्रो में अपोजिट डिफरेंस है। अगर आप एक किसी पर्टिकुलर क्लास को स्टडी कर रहे हो तो वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। अगर आप उस क्लास की पूरी यानी वो स्कूल को स्टडी कर रहे हो, उसमें सारी क्लासेस आ गई, तो आप एक मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज कर रहे हो। ये बेसिक मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए। आगे हम और डीपली देखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, इतना ज़रूर आप याद रखिए इकोनॉमिक्स में कि हमारी ना वांट्स अनलिमिटेड है, यानी हमें और भी सारा चीज़ें चाहिए, हम डिमांड कर रहे हैं। उसकी काफ़ी वजह है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो रही है, तो हमारी वांट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो रिसोर्सेस है जिनसे हमारी वांट सेटिस्फाई होती है वो डिप्लीट हो रहे हैं, जिसे हम स्कार्सिटी कहते हैं कि रिसोर्सेज भाई मार्केट में कम है
तो और वांट्स तो इंक्रीज हो रही है। इसका सिंपल एग्जांपल है पेट्रोल डीजल। हमारे देश में क्रूड ऑयल इतना है नहीं, लेकिन वो क्रूड ऑयल की डिमांड कितनी है, तो जो क्रूड ऑयल की कमी है उसको इकोनॉमिक्स में हम स्कार्सिटी कहेंगे कि ये रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन उस रिसोर्सेज की डिमांड कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, उस रिसोर्सेज यानी पेट्रोल डीजल की डिमांड हमारी वांट अनलिमिटेड है, बढ़ती जा रही है, लेकिन रिसोर्सेज स्कार्स है, इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो हर इकोनॉमी में यही होता है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो रिसोर्सेज रहते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिसको हम स्कार्सिटी कहते हैं, कमी कहते हैं। और इन सारी चीज़ों को प्रॉपर फिक्स बिठाने का काम करती है इकोनॉमिक्स की स्टडी। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पे आते हैं। देखिए वांट्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिज़ायर करना। तो वांट्स, इकोनॉमिक वांट्स क्या है और नॉन इकोनॉमिक वांट्स है। इससे पहले आप जानिए कि इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक गुड्स वो सारी चीज़ें होती है कि जिन्हें आप पैसे देकर खरीदते हो। जैसे कि आपने मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाया और आपने पेमेंट की, उसके बाद आपको बर्गर मिला, राइट। तो ये इकोनॉमिक गुड्स हो गए जिसके लिए आप पेमेंट करते हो। और नॉन इकोनॉमिक गुड वो होता है कि जिसके लिए आप कोई पेमेंट नहीं करते हो, जैसे कि पानी हो गया। मैं बिस्लरी वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, ब्रांडेड मिनरल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल वाटर की बात कर रही हूँ, या फिर हम सनशाइन है, ठीक है, जो हमें फ्री में मिलता है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे, यानी जिसके लिए हम कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक वांट वही वांट हो गई जो मैंने आपको कहा, कोई जैसे कोई भी प्रोडक्ट के लिए वांट जिसके लिए आप पैसे दे रहे हो, वो इकोनॉमिक वांट हो गई। और नॉन इकोनॉमिक वांट वो हुई, वो सारी ज़रूरतें कि जिसे आप जिसको पाने के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक वांट्स, ठीक है। तो वांट्स हमेशा याद रखना अनलिमिटेड होती है। हम तो भाई हर चीज़ हमको और ज़्यादा चाहिए, राइट। तो ये है गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब होता है। गुड्स कोई भी एक प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केट से पेयर ऑफ शूज़ खरीदा, वो मेरे लिए एक गुड्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी टीचर से लेक्चर्स ले रही हूँ तो वो सर्विसेज होगी, ठीक है। गुड्स यानी कोई फिजिकल फॉर्मेट का प्रोडक्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं, लेकिन सर्विस वो होती है जो दी जाती है। जैसे कि अभी देखिए मैं आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, या फिर कोई लॉयर है, डॉक्टर है, फिजिशियन है, ये सारे सर्विसेज हो गई, ठीक है। और सर्विसेज में याद रखना प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है वो साथ में होता है। प्रोडक्ट में प्रोडक्शन और कंजम्पशन साथ में नहीं होता है। ये पेन कब बनी थी मुझे नहीं पता, इसका प्रोडक्शन तो शायद 2-3 महीने या 6 महीने पहले हुआ होगा, लेकिन कंजम्पशन तो मैं अभी कर रही हूँ, तो डिफरेंस आ गया। और सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, सर्विसेज वहीं पर प्रोडक्शन भी हुआ, वहीं पे कंजम्पशन भी हो गया। तो ये चीज़ याद रखना, सर्विसेज और गुड्स में ये डिफरेंस होता है। मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ, ठीक है। यूटिलिटी, अब यूटिलिटी तो आप पता है, कैपेसिटी, कॉमोडिटी की कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ये हम लोग कर चुके हैं। आई होप मेरी आप पहली वीडियो देख रहे होगे, तो मैं फिर भी बता देती हूँ। यूटिलिटी का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट जो हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करने की काबिलियत रखता है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटी का बेस होता है डिमांड। वैल्यू, इकोनॉमिक्स में वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज है। मैं इस एग्जांपल के साथ ही समझा देती हूँ। वैल्यू इन यूज़, इसका ये मतलब होता है कि यूज़फुल है प्रोडक्ट, ठीक है। वैल्यू इन यूज़, जैसे कि सनशाइन हो गई, ठीक है, जिसका यूज़फुलनेस ज़्यादा है। और वैल्यू इन एक्सचेंज हो गई आपके रेयर डायमंड्स, जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज इन आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। यहाँ पे है पानी का एग्जांपल दे रही हूँ, वैल्यू इन यूज़। हम इसके बिना ज़िंदगी बिता सकते हैं क्या? पानी के बिना नहीं। तो इसकी वैल्यू इन यूज़ यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा है इस्तेमाल के व्यू पॉइंट से। और वैल्यू इन एक्सचेंज यानी वो सारे प्रोडक्ट्स की जिनकी वैल्यू ज़्यादा है पैसों के रिगार्डिंग, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग, जैसे कि डायमंड्स, ठीक है। वैल्यू इन एक्सचेंज उनके अंडर आती है डायमंड्स स्कार्सिटी की वजह से। मैंने आपको कहा डायमंड्स क्या सड़कों पे मिलते हैं चलते चलते आए दिन? नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कमी है डायमंड्स की। सो डायमंड्स की कमी है, इसीलिए उसके लिए सब ज़्यादा पैसे देते हैं। तो किसी भी चीज़ की कमी होती है ना, तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो वैल्यू इन एक्सचेंज वही है, कोई भी कमोडिटी के जिसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हो क्योंकि उसकी कमी है। अब सनशाइन की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत है, ठीक है।
ये चीज़ आप याद रखो। अब पर्सनल इनकम हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पर्सनल इनकम, मैं आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं हम लोग, वो हमारी पर्सनल इनकम हो गई। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी आती है। तो आपको फॉर एग्जांपल एक सैलरी मिलती है, ठीक है, वो पूरी सैलरी आपकी पर्सनल इनकम हो गई। उसमें से आपने क्या किया, टैक्सेस पे कर दिए। तो जो बची हुई सैलरी रहती है ना, टैक्सेस पे करने के बाद जो आप अपने खुद के पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकते हो, उसे हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, ठीक है। अब एक और टॉपिक है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है, एक्चुअली यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको रब कर देती हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी बेसिक से समझा रही हूँ मैं, ठीक है। वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप इट्स विजिबल। इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर माइक्रो, ठीक है, माइक्रो करवा रहे हो, याद रखना, मैक्रो पे मत भाग जाना। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहले होता है ना प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, अगर हम वांट्स डिमांड कर रहे हैं, ज़रूरतें हैं, तो भाई उसको ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए किसी चीज़ कोई प्रोडक्शन भी होना चाहिए ना। अगर प्रोड्यूसर माल सप्लाई नहीं करेगा तो हमारी डिमांड सेटिस्फाई कैसे होंगी, इसको हम डीपली पढ़ेंगे। प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद दूसरी बात है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, इसी में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स खेलती है, इतना याद रखना। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना, ये मार्कर है, मार्कर की फैक्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी स्टेजेस से गुजरता है। वो सारे स्टेजेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं, राइट, कि जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्शन क्या होता है, मीनिंग देख लेते हैं इसका। इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बेयर विथ माई हैंड राइटिंग, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पहला होता है लैंड, सेकंड अपना क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, लेबर, कैपिटल, फोर्थ इज चलो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके बिना प्रोडक्शन अधूरा होता है। क्या होती है ये लैंड? फॉर एग्जाम्पल एक डस्टर बनाने की फैक्ट्री है, तो उसको अगर डस्टर बनाने हैं, मैन्युफैक्चर करना है, तो बिना ज़मीन के कैसे होगा? सिंपल बात है, तो लैंड, ठीक है। लेबर, डस्टर बनाने हैं, ज़मीन खरीद ली, लेकिन डस्टर बनाने के लिए जो कर्मचारी लगेंगे, उनके बिना क्या डस्टर बन सकता है? नहीं बन सकता, तो वो लेबर हो गए। कैपिटल, डस्टर तो बनाना है, ज़मीन भी खरीद ली, कर्मचारी भी रख ली है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए मशीन्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या डस्टर बनेगा? नहीं बन सकता, तो कैपिटल भी ज़रूरी है। कैपिटल एक काइंड का इन्वेस्टमेंट है जो आप करते हो बिजनेस में, ठीक है, या प्रोडक्शन में। चौथा है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक मैनेजर होता है, एक बिजनेसमैन होता है, जो पूरा प्रोडक्शन के प्रोसेस को प्रोडक्शन के प्रोसेस को व्यू आउट करता है कि कैसे प्रोडक्शन जा रहा है, और वो प्रॉफिट पे अपना एम बना के रखता है। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे के बिना प्रोडक्शन कुछ नहीं होता है। प्रोडक्शन है तो ये चारों चीज़ें होनी ही होनी है। इन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पेमेंट को ही डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी अगर लैंड है तो उससे हमें क्या मिलेगा या क्या देना पड़ेगा, वो है रेंट, ठीक है। लैंड है तो रेंट, ठीक है, भाड़ा। लेबर है, कर्मचारियों को क्या मिलती है? तनख्वाह मिलती है, सो वेजेस है। कैपिटल है, इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट पे क्या मिलता है? क्या मिलता है इन्वेस्ट पे? रिटर्न मिलता है।
और एंटरप्रेन्योर, अगर याद रखिए एक मैनेजर है, ये हमेशा प्रॉफिट, इसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, तो इसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो याद रखो, लैंड रेंट, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल से रिटर्न आता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट पे फोकस करता है, और ये है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसके पेमेंट को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट, वेजेस, रिटर्न, प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज वही होता है कि जब आपने डस्टर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करके डस्टर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, अब आप उसको एक्सचेंज करोगे, यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और बाय करने के प्रोसेस को हम एक्सचेंज कहते हैं। अब डस्टर बनाए हैं तो बेचने भी तो पड़ेंगे ना, तो ये हो गया। और कंजम्पशन, अब बेच दिया डस्टर, तो डेफिनेटली जो लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा वांट्स आर अनलिमिटेड, तो वो लोग खरीदेंगे भी। तो जो प्रोसेस होता है गुड्स और कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने का, उसे हम सिंपल वर्ड्स में कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर, प्रोडक्शन के अंदर। सो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सो अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स देखते हैं। हमने माइक्रो पढ़ा, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स एडम स्मिथ को माना जाता है, लेकिन जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो ये बात ध्यान रहे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अल्फ्रेड मार्शल। तो इनका मैक्रो में नाम याद ज़रूर रखना। ठीक है, बेसिक्स, इसमें हम क्या आता है और क्या क्या स्टडी हम करते हैं मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे, या एज अ होल हम स्टडी करते हैं। तो पहली बात है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, एक घर में जितने लोग पैसे कमाते हैं उसको हाउस होल्ड इनकम या अपने घर का इनकम कहते हैं, राइट। लेकिन एक इकोनॉमी और एक देश जो पैसे अर्न करता है उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। टेक्निकली सारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस्ड होते हैं एक कंट्री के अंदर, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी वाइड है, इसे आगे जीडीपी, जीएनपी में डिवाइड किया गया है, तो इसके लिए एक अलग से कंसर्न वीडियो बनेगी। एंड सेविंग्स हम पढ़ते हैं, सेविंग्स करेंगे तो इन्वेस्टमेंट, राइट, कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें जो है नेशनल इनकम, ये सारा एक कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल का, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। तो ये सर देखो, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें मैक्रो लेवल पे स्टडी की जाती है, और मैं आपको बता दूँ इसके रिगार्डिंग काफ़ी थ्योरीज आगे है। ओके, एम्प्लॉयमेंट तो आपको पता है कि कितने लोग जॉब पे है, कितने लोग बेरोजगार है, पॉवर्टी, गरीबी, इन्फ्लेशन, महंगाई यानी राइज इन प्राइजेस। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम मैक्रो में पढ़ते हैं, जिनका हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अल्फ्रेड मार्शल। ओके, ट्रेड साइकिल्स जिस तरीके से लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, सिंपली उसी तरीके से एक इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ट्रेड साइकिल जिसे हम कहते हैं। और वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं दो चीज़ों की वजह से, याद रखिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाना, महंगे हो जाना चीज़ें। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको एक स्लाइड सिनेरियो दे देती हूँ। अगर मार्केट में बहुत सारा पैसा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो वो डिमांड ज़्यादा करते हैं और हमारे पास सप्लाई उतना होता नहीं है। तो डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, इक्वल लाने के लिए क्या होता है ना, कि जो सप्लाई प्रोडक्ट्स किए जा रहे हैं उनकी प्राइस बढ़ जाती है, हाइक हो जाता है उनकी प्राइस में। उसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। और डिफ्लेशन का मतलब होता है जहाँ प्राइजेस प्रोडक्ट के कम हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो डिमांड कम करते हैं और सप्लाई ज़्यादा होता है। तो इन दो चीज़ों की वजह से ट्रेड साइकिल में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो ये एक लेवल, ये एक हिस्सा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और अगर हम फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसा टर्म है जहाँ से हम क्वांटिटेटिव मेजर्स में इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी हो रही है वो मेजर कर सकते हैं, जैसे कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, नेट नेशनल इनकम हो गया, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क नहीं है, बट फिर भी फ़र्क है, क्योंकि हम यहाँ पे
क्वांटिटेटिव मेजर्स देखते हैं जो नंबर्स में होते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स, उससे हम पता लग सकता है कि यार गरीबी कितनी है इस देश में, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो एक क्वालिटेटिव मेजर है, ठीक है। यानी हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, इन सारी चीज़ों पे स्टडी करते हैं और इन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये स्टडी होती है, ठीक है। सो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दैट हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड हु इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये मुझे बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, स्टूडेंट्स को खासकर ये वीडियोस शेयर करो जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंटेंट ढूंढ रहे हैं और हिंदी में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।